अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सोनिया सत्ती। नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे, पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि मुसलसल ये अफवाहें फैलाई जा रही थी, ये अफवाहें गर्म थी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वतन वापस आ रहे हैं। इसके साथ साथ हमने देखा कि कुछ सीनियर जो सहाफ़ी हैं, मुस्लिम लीग नून के जो बड़ी सीनियर लीडरशिप है, उनकी जानिब से भी ये बड़े वाज़ेह तौर पर कहा गया कि नवाज शरीफ अभी आ रहे हैं, जनवरी में आ रहे हैं, दिसंबर में आ रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों ये अफवाहें उस वक्त दम तोड़ गई जब नवाज शरीफ साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई, जिसके मुताबिक अगर इस रिपोर्ट को पढ़ा जाए तो उसमें लिखा गया कि नवाज शरीफ जो हैं वो दिल के शदीद आर्जे में मुब्तला है, कोरोना के बायस वो सफ़र से गुरेज करें, वो सफ़र नहीं कर सकते। यानी कि उस रिपोर्ट को अगर देखा जाए तो उसमें बड़े वाज़ेह अंदाज में ये बताया गया बेसिकली कि नवाज शरीफ की वापसी के फ़िलहाल कोई इम्कानात नहीं हैं। उसके बाद हमने देखा ये रिपोर्ट सामने आई और गुज़िश्ता रोज़ उस रिपोर्ट के बाद एक वीडियो भी सामने आई जिसमें बड़े वाज़ेह अंदाज में ये देखा गया कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक फैक्ट्री का मुआयना करते दिखाई दे रहे हैं। उनकी रिहाइशगाह से वो फैक्ट्री जो है वो काफ़ी दूर है। हालांकि उससे पहले जो मेडिकल रिपोर्ट थी उसमें ये वाज़ेह किया गया था कि पब्लिक मकामात पर जाने से गुरेज किया जाए। बहरहाल उनके जो साहबजादे हैं उनका एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहना था कि वीडियो पुरानी है, लेकिन इस पर हुकूमत बहुत ज़्यादा तनकीद कर रही है कि कानून के साथ मजाक किया जा रहा है। तो नाज़रीन, सवाल ये है कि क्या वाकई नवाज शरीफ साहब की जो वापसी की अफवाहें थी वो अब दम तोड़ गई हैं? इस पर ज़रा आज बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा चीन, वज़ीर आज़म दौरा चीन पर रवाना हो गए हैं। ये कितनी अहमियत का हामिल दौरा है, इसकी मुहर्रिकात क्या हैं, पाक चीन ताल्लुकात क्या जो है वो इससे मज़ीद मुस्तहकम होंगे, इस पर भी बात करेंगे। इसी सब पर नाज़रीन बात करने के लिए मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, आप सीनियर एनालिस्ट भी हैं, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जबकि ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली सीनियर एनालिस्ट भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। आगाज़ आपसे कर लेते हैं हारिस नवाज साहब। सर, सबसे पहले दौरा चीन की अगर बात करें तो कैसे देखते हैं प्राइम मिनिस्टर के दौरा चीन को? आपको लगता है कि पिछले कुछ अरसे से ये कहा जा रहा था कि ताल्लुकात इतने मिसाली नहीं हैं, तो आपको लगता है कि वज़ीर आज़म के इस दौरे से ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे? देखिए, ये एक बहुत ही अहम दौरा है खासतौर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, क्योंकि एक तो काफ़ी अर्से के बाद जा रही हैं लॉट ऑफ कंज्यूमर्स ऑल्सो कि शायद कुछ कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है सीपे के हवाले से या किसी और वजह से, और वो आई एम श्योर कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और उनकी टीम पूरा होमवर्क करके जा रही होगी जो वहाँ पर वो डिस्कस करना चाहते हैं। इट शुड बी पाकिस्तान की डोमेस्टिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, ये सबसे आम होंगी। सीपैक का सेकंड जो फेज है दैट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी स्टार्ट करना, उनकी सिक्योरिटी। उसके बाद जाहिर है कि उधर से भी पॉइंट के खास तौर पर कोयटा में इंसिडेंट शुरू हो गए हैं। ये इंटेंशनली उस वक्त हो रहे हैं, टाइम से पाकिस्तान चाइना का विजिट कर रहे हैं। उससे भी जाहिर है कि वहाँ पर बताएंगे किस पर फौज ने क्या सिक्योरिटी के पूरा एक प्लान बनाया है, उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। फिर इसके साथ जो सबसे आम बात है कि अफगानिस्तान का इशू जरूर है, क्योंकि ये अफगानिस्तान का जो अमन है ये बहुत ही जरूरी है कि ये अमन पाकिस्तान के साथ और अफगानिस्तान के अच्छे हालात होने चाहिए। बिल्कुल, जितना वहाँ अमन होगा उतनी अच्छी खूबसूरती से जल्दी पाकिस्तान की कनेक्टिविटी होगी वेंटिलेशन प्लेट के साथ। फिर उसके बाद हमारा अगर वहाँ अमन होगा तो पाकिस्तान में अमन होगा, पाकिस्तान में अमन होगा तो हमारा फ्यूचर मनसूबा कामयाब हो जाएगा। एक ये बहुत अच्छी चीजें है जिनको हम देखें तो इस वक्त हम पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे नहीं है। वे वहाँ के लिए हमारे थिंक ओवर इट कैसे करें वो जैसे अमेरिका की बहुत बड़े एक्सपीरियंस कर चुके हैं जो अब हम नहीं कर सकते। तो आई थिंक इन चीजों को देखें तो ये बड़ा अहम है कितना होगा करके जाते हैं, एग्रीकल्चर को क्या डिस्कस करते हैं, फॉरेन रिलेशन को, इकोनॉमिक। तो ओवरऑल आई फील कि ये बहुत ही आम है और दुनिया की नजरों में खास तौर से हमारे मुख्यमंत्री और अमेरिका की वो इसके दौरे को कैसे कहते हैं उसका खिलानी किया जाता है। सही, इंतहाई अहमियत का हामिल ये दौरा है। गजनफर अली साहब, मैं अगर आपकी तरफ आऊँ तो ज़ाहिर है दासू हमले के बाद से बड़ी बात हो रही थी कि शायद ताल्लुकात इतने मिसाली नहीं हैं या कुछ इस तरह के खदशात का इजहार किया जा रहा था। इस हवाले से भी बात होती रही है कि सी पैक पर काम बड़ी सुस्त रवि का शिकार रहा। तो आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस दौरे में खदशात दूर कर पाएंगे? चाइना का इसको दो चीजों के कॉन्टेक्स्ट में देखना बड़ा जरूरी है जी। एक चीज है जो इंटरनेशनली
तो वो बहुत अहम हो जाता है। बिल्कुल। चाइना उस तमाम मामले में इस वक्त जो खड़ा हुआ है वो एक न्यूट्रल स्टांस उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है। एक तो वो इंटरनेशनल रिलेशन है साउथ चाइना सी और उसके हवाले से एक चीज है। दूसरी चीज है जो अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आप उसको देखना चाहें तो पाकिस्तान के अगर हिसाब से इंटरनल चीजों से देखें तो उसमें जो बुनियादी चीज है जो आप चाइना के साथ आपकी एफिलिएशन बन रही है, ये चाइना के साथ कनेक्टिविटी बन रही है, उसमें सबसे बड़ा जो अहम फैक्टर है वो सी पैक का फैक्टर है। बिल्कुल। क्योंकि सी पैक के ऊपर जितनी प्रोग्रेस होनी है वो तमाम के तमाम चीजें जो है वो एक तरह से थोड़ी सी डॉर्मेंसी की तरफ गई। उनके अंदर जो एक्टिविटी शुरू हुई थी जिसमें आपने गवादर के बर्थ को फाइनलाइज करना था और उसके साथ साथ आपने जितने इकोनॉमिक जोन डेवलप करने थे वहां पे बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी थी। उसके अंदर वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपने क्रिएट कर दिया, जैसे अभी हल्का से लेके और DI खान तक एक रोड का आपने इनॉग्रेशन की है। लेकिन उसके साथ साथ जो फैसिलिटीज जो डेवलप होनी थी उसके अंदर वो स्पीड नजर नहीं आ रही जो स्पीड होनी चाहिए। अब चाइनीज की परसेप्शन ये थी कि जिस वक्त आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल करेंगे उसके साथ साथ आप इंडस्ट्रियल जोन का जो ले ओवर है उसको कंप्लीट कर चुके होंगे, उसकी जो इनिशिएशन है वो हो चुकी होगी, वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स आ चुके होंगे। अब ये चीजें वो है। और उसके साथ साथ आपने देखा कि बलूचिस्तान के अंदर जो ऊपर से 2-3 वाकयात हुए क्योंकि सी पैक का बहुत सारा फैक्टर जो है, सी पैक का बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बलूचिस्तान के अंदर से इनिशिएट होना हो चुका है। बिल्कुल। 100 किलोमीटर से ज्यादा रोड आप कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं। सही। तो वो ये चीजें हैं। लेकिन जहाँ तक ये जो आप देख रहे हैं अपने हमलों के हवाले से जो पाकिस्तान जो दहशतगर्दी के जो वहाँ पे अटैक हो रहे हैं, जो पाकिस्तान चेक पोस्ट के ऊपर हमले हुए, ये चीजें जो है ये पाकिस्तान की इंटरनल ऑपरेशन पॉलिसी के हवाले से आती है। उसमें चाइनीज की कोई अप्रीहेंशन नहीं है। उन्होंने आपको कहा है कि आप दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ें और उसके अंदर तमाम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें। बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि इसका ज्यादा बेसिस फोकस जो है वो इकोनॉमिक होराइजन पे और इकोनॉमी को जब आप कंपेयर करते हैं उसका टोटल फैक्टर जो है वो सी पैक के ऊपर। सही, ठीक है। इस सी पैक के ऊपर पाकिस्तान ने जो काम करना था अगर हम उसको डिले करते रहेंगे तो उसमें चाइनीज का कोई नुकसान नहीं है। आपने उनको क्योंकि दरमियान में उनसे बहस शुरू हुई थी, जो डिस्कशन हुई थी जिसकी वजह से ये प्रोसेस रुका था। चाइनीज कह रहे थे कुछ अप्रीहेंशन थी, कुछ और चीजें हैं जो डिले हुई है। तो मेरा ये तमाम चीजें ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर गजनफर साहब, ज़ाहिर है अभी हारिस नवाज साहब भी बात कर रहे थे कि इस वक्त अगर खारजा सतह पर ताल्लुकात के हवाले से देख लें तो अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात इस तरह से मिसाली नहीं है। आप देखें सदर जो बाइडन ने अभी तक कॉल नहीं की, लेकिन फिर दूसरी तरफ ये भी बात होती है कि हमारी जो इकॉनमी है उसका ज़्यादातर जो दारोमदार है वो वेस्ट पर है, अमेरिका पर भी है। और इस वक्त दुनिया आप एग्री करेंगे कि 2 ब्लॉक में वाज़े तौर पर सर तकसीम हो चुकी है। एक तरफ हम देखते हैं कि अमेरिका सुपर पावर है, दूसरी तरफ उभरती हुई मैशत चीन है। तो सर पाकिस्तान के लिए अब कितना बड़ा चैलेंज है कि ताल्लुकात में बैलेंस किस अंदाज में किया जाए? अगर हम मुकम्मल तौर पर चीन की तरफ जाते हैं फिर भी सर्वाइव करना मुश्किल है क्योंकि FATF के मामलात हैं, IMF की शराइत हैं, वहां पर हम पर प्रेशर बढ़ जाता है। तो क्या करने की जरूरत है इस वक्त पाकिस्तान को? ताल्लुकात जो होते हैं वो कभी भी एक लेवल पे फोकस नहीं होते। आप इंडिया को देखिए कि उनके अमेरिका से भी ताल्लुकात हैं और रूस से भी ताल्लुकात हैं। तो ये ताल्लुकात जो होते हैं तो मल्टी डायमेंशंस में चलते हैं। हमने अमेरिकन से बहुत सारी इमदाद ली लेकिन उस वक्त आपको चाइना से आज तो नहीं, चाइना से तो 50s में आपके ताल्लुकात शुरू हुए थे और उसके साथ उनके साथ भी ताल्लुक। ये तो बैलेंस क्रिएट करना ही तो ब्यूटी होती है फॉरेन सर्विसेज की और हुकूमत की कि आपने एक बैलेंस क्रिएट करना है। यानी अब हमारे यहाँ अगर हम JF-17 थंडर के बाद हम J-10 डेवलप कर रहे हैं और वो गालबन फ्लाई भी करेगा 23 मार्च को, तो हमारे साथ उनके साथ हमारी डिफेंस कोलैबोरेशन चल रही है। अमेरिकन ने $400 बिलियन की डिफेंस कोलैबोरेशन जो इंडिया के साथ की हुई है। हमारे जो ताल्लुकात है ना अमेरिका और हमारे और पाकिस्तान आर्मी के और अमेरिकन आर्मी के बड़े अच्छे ताल्लुकात है। पेंटागन से आपकी बहुत अच्छी एफिलिएशन चलती है। दूसरे दहशतगर्दी की जंग में हम उनके साथ बहुत सारा अटैच रहे हैं। तो हमें कोशिश ये अब बात ये है कि अगर जो बाइडन की तरफ उन्होंने रिंग नहीं किया तो मेरा ख्याल था कि पहले जो 2 महीने थे जिसमें हुकूमत ही बनी थी और जो बाइडन इलेक्ट हुए थे इमरान खान साहब को खुद उनको रिंग करके मुबारकबाद दे देनी चाहिए थी। अच्छा। ताकि ये जो इशू है ये खत्म हो गया था। डिप्लोमेसी तो इसी का नाम है ना कि आप अपने कार्ड को प्रोएक्टिवली और पहले प्ले करें। तो हम
अगर लेकिन सर बैक टू बैक अफगानिस्तान के तनाजुर में जिस तरह के बयानात अमेरिका से आए, फिर विंडी शर्मन ने जाकर भारत में बैठकर जिस तरह के पाकिस्तान के हवाले से बयानात दिए, आपको नहीं लगता कि अमेरिका की तरफ से रवैया जरा सख्त रहा है? अमेरिका की तरफ से कब रवैया सख्त नहीं रहा? यू हैव बीन द मोस्ट सैंक्शन्ड नेशन, अच्छा, यू हैव बीन द मोस्ट सैंक्शन्ड अलाय ऑफ द अमेरिकन। जब कोई बात हुई उन्होंने आपने सैंक्शन लगा दिए, लेकिन इसके बावजूद भी ताल्लुकात चलते रहे। याह्या खान जब यहाँ पे थे, हेनरी किसिंजर इस्लामाबाद आया था, एंड ही फ्लू फ्रॉम हियर इन अ PIA प्लेन टू बीजिंग, और वहां से मुकम्मल करके आया और उन्होंने कहा जी आपका बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट है, आपने वो चाइनीज को ओपनिंग दी है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सैंक्शन लगा दी। क्योंकि वो सैंक्शन तो लगाते हैं, बट वो अमेरिकन भी जो है पाकिस्तान की पोजीशन की वजह से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं। हमें उन चीजों को कैश कराना है जो अमेरिकन का इंटरेस्ट है और पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, और उसकी वही फिनेस होती है फॉरेन पॉलिसी की कि जी आप अपने इंटरेस्ट को लेके आगे चलते हैं और उसको टग इन करते हैं दूसरी पावर के इंटरेस्ट साथ। तो अमेरिकन ने तमाम का काम जो है वो इंडिया पे नहीं फेर देना, क्योंकि उनको पता है पाकिस्तान के भी चाइना से ताल्लुकात है, और इंडिया या अमेरिका चाइना से जंग भी नहीं करना चाहते हैं। जब चाइना ने इंडिया की सरहद पार की, वो आगे वहाँ पे उन्होंने विलेज बनाया, नरेंद्र मोदी जैसे दहशतगर्द ने अपनी कांग्रेस के अंदर जाके अपनी असेंबली के अंदर जाके झूठ बोला, अपनी कौम से बयान दिया कि जी चाइना ने तो हमारी सीमा ही पार नहीं की है। ये है जो इस वक्त पॉलिटिकल। तो हमें अपने आप को जो हमारे एडवांटेजेस हैं, और जिस तरह पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अभी तक जंग लड़ रहा है, और ये अफगानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान चाह रहा है कि वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो क्रिएट ना हो और दुनिया उनकी मदद को आए, और वहाँ पे दुनिया भी उसकी तरफ देख रही है, तो हमने उसको कैश कराना है। और हम इक्वली अमेरिका और चाइना से ताल्लुकात बरकरार, लेकिन ये कहना कि एक मुल्क को खत्म कर दें और बिल्कुल ही उनको पीछे छोड़ दें, मेरा ख्याल ये एक फॉरेन पॉलिसी की अच्छी ऑप्शन नहीं होगी। हमें उन दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना है। ताल्लुकात को बैलेंस करना सर इतना आपको लगता है आसान है? और जिस तरह से आपने बड़ी डिटेल में बताया कि किस तरह से बैलेंस किया जा सकता है, तो सर आपको लगता है जिस तरह से अमेरिका के साथ इस वक्त हमारे जो ताल्लुकात हैं, चाइना की जानिब से भी कहीं ना कहीं खदशात का इजहार किया जाता रहा, तो खारजा सतह पर या हमारी खारजा पॉलिसी में कहीं आपको लगता है कमजोरी रही है? असल में मेरा ख्याल CPAC जो है वो एक चीज ऐसी हुई थी जिसपे अमेरिकन जो है वो कंसर्न थे, और इंडिया भी कंसर्न था, और इंडिया अमेरिका को कहता था कि जी आप अपने, और उसके बाद उसके साथ साथ ज्यूज भी कंसर्न थे, क्योंकि अमेरिका की बहुत बड़ी पॉलिसी तो अपना ज़ियोनिस्ट लॉबी के जरिए चलती है ना। हाँ। और उनका वो जो मेजर कंसर्न था, जिस तरह वो रोजाना बात करते थे, वो खत्म हो गया। इंडिया के साथ अमेरिका जैसे ताल्लुकात रखे, हमें उससे कंसर्न नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे जो उनके साथ ताल्लुकात है, और खास तौर पे जो कॉमन कनेक्टिविटी अफगानिस्तान के अंदर भी बनती है, और जो पाकिस्तान मुख्तलिफ ममालिक को, यूरोपियन यूनियन को भी बता रहा है, और यूरोपियन यूनियन को भी इस्तेमाल करके इन इश्यूज को हाईलाइट करके हमें, और मैंने आपको बताया पाकिस्तान को बहुत एडवांटेज है, पेंटागन का और पाकिस्तान आर्मी का बहुत अच्छा ताल्लुकात है, और उसके जरिए आप बहुत सारी चीजों को मनूवर कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। लेकिन इस किस्म की स्टेटमेंट्स दे देना कि जी हम बिल्कुल ही ताल्लुकात नहीं चाहते, या मेरा ख्याल एब्सोल्युटली नॉट जैसी चीजें, आप डिप्लोमेसी में हमेशा आप चीज को बैलेंस करके रखते हैं, सही ना करते और ना हाँ करते, ठीक है। तो अच्छा, चीजें जो ये हमें इंटेलिजेंटली प्ले करनी पड़ेगी। अमेरिकन जो है वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा सर, अगर थोड़ा सा सियासत की तरफ आए तो जरा बात करने नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से हमने देखा कि बड़ी अफवाहें गर्दिश कर रही थी, आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, फिर हमने देखा एक मेडिकल रिपोर्ट जमा करा दी गई कि जिसमें कहा गया कि नवाज शरीफ साहब जो है सफ़र से गुरेज करें, और फिर ये कहा गया कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इलाज के बगैर वो सफ़र ना करें, पाकिस्तान ना जाएं। लेकिन फिर गुज़िश्ता दिन एक वीडियो सामने आ जाती है जिसमें वो बड़े हशाश बशाश भी दिखाई देते हैं, बल्कि एक फैक्ट्री का मुआयना करते नज़र आ रहे हैं। तो सर ये क्या बेसिकली तासुर दिया जा रहा है PMLN की तरफ से? आपको लगता है कि ये इनकी जो अपनी चीज़ें हैं ये डैमेज कर रही हैं कहीं ना कहीं पार्टी को, या फिर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि क्या मकासद हो सकते हैं इनके? नवाज शरीफ तो बेसिकली झूठा आदमी है। अच्छा, ही इज अ कंपल्सिव लायर, वो सच बोल ही नहीं सकता, और उसको सिर्फ अपनी जात की परवाह है, वो हर चीज को अपनी जात के अंदर रोटेट करना चाहता है। PMLN बड़ी वाइब्रेंट पार्टी है, उसके अंदर बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन उनको आगे आने का मौका कौन देगा? नवाज शरीफ तो चाहता है कि सारी दौलत वो खाए, सारी पार्टी वो खाए, हर एक को वो खाए, और इसी के ऊपर वो अपनी सियासत बेस करता है। He is not bothered कि PMLN को नुकसान होगा या नहीं होगा, वो ये चाहता है कि बस उसकी रेलेवेंसी जो बरकरार है। शर्म नहीं आती उसको, 3 दफा प्राइम मिनिस्टर होकर पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करके चला गया,
पर झूठ बोला, वहाँ पे आपको अपना लंदन की स्ट्रीट पे वो शॉपिंग करता नजर नहीं आया आपको? जाके वहाँ पे घड़ियां खरीद रहा होता है, उसके ऊपर चेहरा तो उसका दमक रहा होता है ऐसे जैसे। तो ब्रिगेडियर गजनफर अली, एक तरफ हम देखते हैं कि जाहिर है अदालतों के अंदर जाली जो हैं वो रिपोर्ट जमा कराई जाती हैं। जी जी गजनफर अली साहब, आप सुन सकते हैं क्या? ठीक है, गजनफर अली साहब से हम दोबारा राबिता करने की कोशिश करेंगे। सर, हम आपकी आवाज़ सही तरह से सुन नहीं पा रहे, दोबारा आपकी तरफ आते हैं सर। मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं पीटीआई के सीनियर रहनुमा उस्मान सईद बसरा साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस उस्मान सईद बसरा साहब। सर, हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब की वापसी की जो तारीखें हैं वो ना सिर्फ पीएमएलएन देती रही, कुछ सीनियर सहाफ़ियों की जानिब से भी बड़ा एक बयानिया बनाया जाता रहा कि नवाज शरीफ आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, तारीखें दी जाती रही, बल्कि पूरी कहानी बनाई जाती रही कि कैसे वो आएंगे पाकिस्तान, कैसे वो सियासत में मुतहर्रिक होंगे, केसेस कैसे उन पर ख़त्म होंगे। इस पर बड़े कॉलम्स भी लिखे गए। लेकिन गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि एक मेडिकल रिपोर्ट जो है वो नवाज शरीफ साहब की लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई, जिससे ज़ाहिर वाज़ेह हो गया कि फिलहाल उनकी वापसी का कोई इम्कान नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट के बाद कल एक फुटेज भी सामने आ गई नवाज शरीफ साहब की, जिसमें वो अपना मुआयना करवाने के बजाय एक फैक्ट्री का मुआयना करते नजर आए। तो सर, एक तरफ तो मुस्लिम लीग नून जो है वो एक बयानिया बनाती रही कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, वहीं हुकूमत भी पीछे नहीं रही, वो भी बड़ी तारीखें देती रही कि नवाज शरीफ को हम वापस ला रहे हैं, पूरी एक स्ट्रैटेजी बताई गई, पूरी एक प्लानिंग बताती रही। लेकिन नवाज शरीफ की वापसी की अभी भी कोई आपको लगता है इम्कानात हैं? गवर्नमेंट ला रही है नवाज शरीफ साहब को वापस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोनिया, आपको बहुत शुक्रिया। देखिए, जिस पर अभी आपने अपने सारी गुफ्तगू में खुद ही फरमाया, और ये चीज हम तवातर के साथ आपके टेलीविजन चैनल के ऊपर बताते रहे हैं, और हुकूमत बार बार हुकूमत के नुमाइंदे ये कहते रहे हैं कि देखिए, इस खानदान की एक हिस्ट्री है। ये खानदान जो शरीफ खानदान है, इनकी एक हिस्ट्री है फौजी की, झूठ बोलने की, गुमराह करने की। और वो हिस्ट्री अगर आप देखें कि माजी करीब के अंदर भी जब ये मुशर्रफ के साथ इनका टकराव इन्होंने किया, तो उसके बाद ये 40 संदूक लेके डील लेके इस मुल्क से भाग गए। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक ऑब्जर्वेशन जो नवाज शरीफ साहब के केस के अंदर जब उनको इश्ताहारी करार दिया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी कि वो निजाम को चकमा दे के भाग गए हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो खबरों में रहने की जंग जो है वो इस तरह से लड़ रही है कि वो तवातर के साथ कभी कह रहे हैं नवाज शरीफ बीमार हैं, कभी कह रहे हैं वो इलाज के लिए जा रहे हैं, कभी कह रहे हैं वो कोविड के बाद इलाज कराएंगे, कभी कह रहे हैं वो जब हालात ठीक होंगे वापस आएंगे। कभी एक साहब ने कहा मैं उनको लेने जा रहा हूँ, कभी दूसरे साहब कहते हैं जी वो अभी नहीं आएंगे। अभी एक झूठा, एक बिल्कुल बोगस, एक बिल्कुल मज़ाक़खेज़, एक बचकाना किस्म का एक जो खत है वो किसी एक नामालूम डॉक्टर से, या पता नहीं उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, और वो लिखवा के भेज दिया है। अगर आप उस लेटर की जो लैंग्वेज पढ़ें, अगर उसके अंदर जो बीमारियां पढ़ें, तो इंसान सर पकड़ के बैठ जाता है कि झूठ बोलने का भी कुछ तरीका होता है, लोगों को गुमराह करने का भी कुछ तरीका होता है। इंसान अपने स्टेटस की तरफ देखता है। एक गली मोहल्ले में खड़ा हुआ आदमी झूठ बोले तो एक और बात है, एक 3 दफा का बदकिस्मती से वज़ीर आज़म बन जाने वाला आदमी जो, लेकिन उस्मान बसरा साहब, यहाँ पर सवाल तो पैदा होता है कि भेजा भी इन्हें गवर्नमेंट नहीं है, वहां पर भी चकमा देंगे। अभी हम देख रहे हैं कि जाली, जिस तरह से आप कहते हैं कि जाली मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं वो अदालत में जमा कराई जा रही हैं। इससे पहले भी आपको कुछ अदालती रिमार्क्स भी याद होंगे, मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने कहा था कि एक मुल्जिम जो है वो बाहर बैठकर पूरे सिस्टम पर हंस रहा होगा। तो सर, क्यों आपको लगता है कि नवाज शरीफ ने पूरी की पूरी सियासत को होस्टेज बनाया हुआ है? कन्विक्टेड हैं, नाहल हैं, मुल्क से बाहर हैं, फिर भी वो महवर बने हुए हैं सियासत का, उन पर डिस्कशन हो रही है, टॉक शोज में बात हो रही है। देखिए, ये ऐसी बदकिस्मती है जैसे आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो जीत जा रहे हैं। एक बड़ा ही अहम, एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ का एक बड़ा अहम दौरा है, लेकिन आज हमारा टेलीविजन उस पर बात नहीं कर रहा। आपने मुझे मदद किया नवाज शरीफ के ऊपर बात करने के लिए। सर वैसे मैं आपको क्लियर कर दूं, हमारा पहला चंक जो था 15 मिनट का दौरा चीन पर ही था प्राइम मिनिस्टर की। वो आपने किया, इसलिए कह रहा हूं इस मुल्क के अंदर जो हकीकी मसले हैं उसके ऊपर बात करनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून क्योंकि अब सियासत में सिमट गई है खबरों की हद तक, उनके खानदान के अंदर के मसले हैं। मरियम की अपने चचा से नहीं बनती, चचा की अपनी भतीजी से नहीं बनती, भतीजे की अपनी कजन से नहीं बनती, नवाज
नवाज शरीफ जो है शहबाज शरीफ को नहीं देखना चाहते। इस सारी जंग में वो खबरों में रहने की एक तगड़ो है। देखिए, मुझे बताइए कि ये वीडियोस क्यों बनवा के लीक करते हैं, तस्वीरें क्यों लीक करते हैं, क्यों पाकिस्तान के निजाम में अदल का इंसाफ का मजाक उड़ाते हैं, ताकि खबरों में रह जा सके। और देखिए ना, जब टेलीविजन के ऊपर बहस चलेगी नवाज शरीफ आ रहा है, भाई देखिए हमें बिल्कुल मसला नहीं। सर, सिर्फ टेलीविजन को ही आप कसूरवार ना ठहराएं, बल्कि आप लोगों की भी कोई ट्वीट आप देखें, कोई भी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्राइम मिनिस्टर जहां भी खिताब कर रहे होंगे, मुझे कोई सिंगल खिताब, कोई सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस बता दें जहां पर नवाज शरीफ साहब का तज़किरा नहीं होता। तो ये तो फिर खुद आप एक बढ़ावा दे रहे हैं ना एक चीज को। आप लोग भी ट्वीट करते हैं, आप भी अभी बात कर रहे हैं नवाज शरीफ को। आप लोग खुद गवर्नमेंट को नहीं इन इशू से बाहर निकल आना चाहिए? अब नवाज शरीफ के इस जो हुआ है, इसे सारी सिचुएशन है, इससे बाहर आ जाना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं इससे एग्री करता हूँ कि हम इससे बाहर आना चाहिए। और हुकूमत जो है वो बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि मैं आपको गवर्नमेंट साइड का एक ट्रू जो पिक्चर है वो बता रहा हूँ उनका। हम बिल्कुल नवाज शरीफ को डिस्कस नहीं करना चाहते। क्यों? कि नवाज शरीफ हमारा मतमय नजर नहीं है। नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत से हमेशा के लिए माइनस हो चुके हैं, अब वो हमारा मतमय नजर नहीं है। लेकिन क्योंकि मुस्लिम लीग ने गुमराह करती है और लोगों में बार बार एक चीज आती है तो उसको हमें रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। तो देखिए ना, मसला क्या है, वंस एंड फॉर ऑल उसका रिस्पॉन्ड ये है कि नवाज शरीफ सर अब ना करें ना, रिस्पॉन्ड करना जरूरी है। आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो फिर ज्यादा उसको हाइप मिलेगी, पॉलिटिकल शोज के अंदर भी फिर उनको जगह मिल जाएगी। उनका तो ये एक ज़ाहिर है, वो नवाज शरीफ की बात करते हैं, वापसी की जो अफवाहें फैलाते हैं, उनका मकसद ये है कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करे, अपने जो आपके असल इशूज हैं, अवामी इशूज हैं, जिनको लेकर आपने इलेक्शन में जाना है, लोगों को अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, गुर्बत है, इन मसाइल पर आप बात करें। जो गवर्नमेंट जो है वो मुख्तलिफ स्कीम्स लेकर आई है, जैसे एहसास राशन प्रोग्राम है, सेहत कार्ड जिसे आप इनकलाबी प्रोग्राम कह रहे हैं, बजाय इसके कि नवाज शरीफ को हमने छोड़ना नहीं है, नवाज शरीफ करप्ट है। सर तकरीबन 3-3.5 साल हो गए, आवाम सुन सुनकर अब तंग आ गई है। वो कहती है अगर करप्ट है तो उसको आप लाएं वतन वापस, अगर ऑपोजिशन वाले चोर हैं तो पकड़ के जेलों में भी डाला आपने, लेकिन साबित कुछ नहीं हुआ। तो आपको नहीं लगता कि बयानिया किस्म का पिट रहा है? नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए, एक बात मैं आपको वाज़ेह करूं कि हमें ये कहा जाता है कि साबित कुछ नहीं हुआ। अगर साबित कुछ नहीं हुआ तो नवाज शरीफ साहब को सजा किस चीज में हुई है? उनको 6 अरब का जुर्माना किस में हुआ है? मरियम को किस चीज में सजा हुई है? वो किस तरह बेल लेके बाहर है? नंबर 1, नवाज शरीफ की शेखपुरा के अंदर प्रॉपर्टी किस तरह से कंफिस्केट हुई है, कैसे नीलाम हुई है, अगर उन्हें कुछ साबित नहीं हुआ है? नवाज शरीफ की लाहौर की प्रॉपर्टी जो थी वो किस तरह नीलामी के करीब थी और फिर एक दिन पहले वो अब्बास शरीफ मरूद के बेटे को ले आए कि जी वो एक स्टे ले आए ऑर्डर से। मसला ये है कि चीजें भी प्रूव हुई है, ये प्रूवन फैक्ट है कि ये चोरी में मुलव्वस है। ये इनके खिलाफ पाकिस्तान में बदतरीन सरकारी छतरी के नीचे बदतरीन मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चल रहे हैं। हम इसको डिस्कस भी नहीं करना चाहते। मैं तो इसको सिंपल मैं कह रहा हूँ कि हमें वंस एंड फॉर ऑल इसके ऊपर फुल स्टॉप जाना चाहिए। गवर्नमेंट के लोगों को भी जो टीवी कहते हैं नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान से मफरूज और भाग चुके हैं, ना उनकी बेटी सजा याफ्ता है, हमें उस पर बात नहीं करनी। इससे आगे बढ़ना चाहिए। आप पाकिस्तान की बात करें, कोई मुआशरत की बात करें, पाकिस्तान का एक इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक हम एक जंग में हम चले गए हैं अफगानिस्तान की वजह से, उसमें हमने क्या करना है? पाकिस्तान के लोगों के बड़े मसले हैं, पाकिस्तान के एक ह्यूमन जो डेवलपमेंट है वो कैसे करनी है। तो ये नवाज शरीफ गुस्सा पारी में इससे बात करना ही नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। सही, ठीक है। सीनियर एनालिस्ट मुबशिर बुखारी साहब भी प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच मुबशिर बुखारी साहब आपके वक्त का। मुबशिर बुखारी साहब, किस तरह से देखते हैं नवाज शरीफ की वापसी को लेकर? हम देख रहे हैं कि बड़ी अफवाहें जो हैं वो गर्दिश कर रही थी और फिर एक मेडिकल रिपोर्ट भी अदालत में जमा करा दी गई। लेकिन सर मेरा सवाल आपसे ये है कि नवाज शरीफ नाअहल हैं, मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, हम देख रहे हैं कि फिर भी वो उन्होंने पूरी की पूरी सियासत को होस्टेज बनाया हुआ है। हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के पार्ट पर भी कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी नहीं होती जिसमें नवाज शरीफ का तस्करा ना हो। तो क्यों सर पूरी की पूरी सियासत को वहां पर बैठकर महवर बनाया हुआ है नवाज शरीफ ने? भाई देखिए, ये नवाज शरीफ साहब ने बनाया हुआ है या हमने बनाया हुआ है? हमसे जब मैं बात कर रहा हूँ तो हमसे मुराद मीडिया है और मुराद हुकूमत है। अच्छा। हुकूमत को नवाज शरीफ वो भी है, इसलिए उनके जितने उनके मिनिस्टर्स हैं या खान साहब के एडवाइजर्स हैं या खुद खान साहब हैं, वो इम्पोर्टेंस देते हैं, वो तस्करा करते हैं और फिर इन्हीं खबरों को जो कि ज्यादातर अफवाहें हैं उन्हीं को हम लेके उन पे प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं। हकीकत यही है कि नवाज शरीफ साहब का अपने ज़हन में
वापसी का भी कोई ऐसा रोड मैप नहीं है। और शायद मैं आपके ही प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूँ कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के लिए पहली शर्त ये है कि पंजाब में कम से कम जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत हो, और उसके बाद ही जो है वो कुछ ऐसा तय करेंगे। लेकिन सरे दस ये सिर्फ अफवाहें। अभी आपने देखा कि एहसन बोन साहब ने एक किया रिट पिटीशन की नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए, और ये कि जी उन्हें बैकविटल उनका किया जाए। फिर वहीं पे सरदार आफ्ताब अहमद विर्क साहब हैं, उन्होंने एक काउंटर पिटीशन फाइल की जिसको दोनों पिटीशंस नहीं सुनी गई सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें सरदार साहब ने यही कहा कि जनाब एक नाअहल शख्स है जो 2 कोर्ट से कन्विक्ट हो चुका है, इसलिए जो पिटीशन दूसरी एहसन बोन साहब ने फाइल की है उसको तो सुना ही नहीं जाना चाहिए। तो यही हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एतराज लगा के वापस कर दिया। सो बुनियादी तौर पे कहने का मकसद ये है कि उसमें हम लोग ही अहमियत दे रहे हैं और हमें इग्नोर करना चाहिए इस चीज को। सही। अच्छा मुबशिर बुखारी साहब, जिस तरह से आपने बात की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, एहसन बोन साहब वहां पर गए और एहतजाज एहसन साहब हमारे प्रोग्राम में बड़े वाज़ेह तौर पर ये कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार को इस तरह से पार्टी नहीं बननी चाहिए। तो आपको लगता है कि इस तरह के मामलात में बार काउंसिल को जाना चाहिए अदालतों पर? हमने देखा प्राइम मिनिस्टर ने भी तनकीद की कि एक नाहल शख्स है, उसकी नाहली ख़त्म करने के लिए बार काउंसिल वहाँ पर जा रही है। फिर तो आप जेलों में जो लोग हैं उनके लिए भी दरख्वास्तें ले जाएंगे, पाकिस्तान की तमाम जेलें खोल दें। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और मैं बिल्कुल इस चीज का कायल हूँ कि अगर किसी कॉन्विक्ट को आप एग्जॉनरेट करवाने के लिए पिटीशन फाइल करते हैं तो फिर वाकई में जेलों की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कोर्ट के फैसले पे एतराज है तो उसके लिए आप दूसरा लाया अमल अख्तियार करते। और वैसे भी बार काउंसिल्स को देखिए, ये हकीकत है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में अगर आप देखें तो बड़ा अहम रोल रहा है बार काउंसिल्स का, लॉयर लीगल फ्रेटर्निटी का फॉर द रूल ऑफ लॉ एंड डेमोक्रेसी। और आप देखिए मार्शल लॉ दौर में बड़ा बढ़ चढ़ के इन बार काउंसिल ने और लॉयर्स ने साथ दिया डेमोक्रेटिक फोर्सेस का। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी एक पार्टी के माउथ पीस बन के आप सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करते हैं। तो कम से कम ये इंप्रेशन बार काउंसिल का नहीं जाना चाहिए कि ये पार्टीजन है। जी अगर आपको जजेस के फैसले पे एतराज था तो उसके हवाले से दूसरा लाया अमल तय किया जा सका था। कोई उस फैसले के खिलाफ उस वक्त वो कोई पिटीशन में चले जाते तो समझ आती कि जनाब बार काउंसिल देख रही है कि कहीं पे इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे तो अपना विसल ब्लोअर का रोल प्ले कर रही है। लेकिन अचानक उठे हैं आप और आपने फाइल कर दी है जाके, मेरे ख्याल में ये किसी भी बार काउंसिल के लिए मुनासिब नहीं है। सही। मैं ये तासुर दे कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के ज़ेर असर वो काम कर रही है। सही। अच्छा मुबशिर बुखारी साहब, हुकूमत के लिए इस वक्त चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। ज़ाहिर है इंटरनेशनली अगर ताल्लुकात के हवाले से बात करें या फिर खारजा पॉलिसी के हवाले से बात करें तो ज़ाहिर है वो भी इतने मिसाली ताल्लुकात नहीं है मुल्कों के साथ। इसके साथ साथ इंटरनल इशूज़ पर भी मामलात काफ़ी ज़्यादा हैं। एक तो इंटरनेशनली प्राइसेस बढ़ रही हैं, उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट पाकिस्तान में भी हो रहा है, महंगाई जो है वो बढ़ रही है, आम आदमी परेशान है। तो सर आपको क्या लगता है 2023 तक सूरत हाल कुछ मुस्तहकम होगी? क्योंकि आवाम के लिए बड़े रिलीफ पैकेजेस का भी अनाउंस कर रही है गवर्नमेंट, ज़ाहिर है एहसास राशन प्रोग्राम है, फिर हेल्थ कार्ड्स हैं। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है वो 2023 में आवाम को दिखाने के लिए हुकूमत के पास कुछ होगा? देखिए सोनिया, मैं ना ये कार्ड पॉलिसी से वैसे ही डिसएग्री करता हूँ। अच्छा। ये बुनियादी तौर पे देखा जाए तो ये भी अपने आप को जिंदा रखने के लिए, पॉलिटिकली अलाइव रखने के लिए होता है, और उससे भी शायद आप जिंदा नहीं रख पाते। अगर जिंदा रहना होता इन कार्ड की बदौलत तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वजह से पीपल्स पार्टी जो है वो बाहर इतने बुरे तरीके से पंजाब से बाहर ना होती, सिंध के बाकी सूबों में से बाहर ना होती। एक बात तो ये। लेकिन मुबशिर बुखारी साहब, वो तो सेहत कार्ड को गवर्नमेंट एक इनकलाबी मंसूबा करार दे रही है कि 10 लाख तक एक खानदान जो है वो आसानी से इलाज करा सकता है। गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि वो तमाम हॉस्पिटल जो गरीब आदमी सिर्फ बाहर से देख सकता था अब बड़ी आसानी से जाकर इलाज करवा सकते हैं। तो ये आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए एक होगा बड़ा अगर इसको जो बताया जा रहा है और जिस तरीके से किया जा रहा है, अगर इसको इम्प्लीमेंट
करने में कामयाब हो जाती है गवर्नमेंट, तो ये वाकई में एक इनकलाबी कदम होगा। लेकिन वो मसला ये है कि यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन का मामला है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का मामला है, यहाँ पे मामला आएगा कि आपने हर जरूरतमंद या डिजर्विंग पर्सन को वो कार्ड दे दिया है, और आया कि वो जो हमारे माफियाज हैं हेल्थ सेक्टर में, जो बड़े बड़े गैर सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, क्या वो उनको मिनोअन सही आप ये कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन में अगर ट्रांसपेरेंसी हो तो यकीनी तौर पर ये एक इनकलाबी कदम होगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर एनालिस्ट मुबशिर बुखारी से प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम। ज़ाहिर है दौरे चीन के हवाले से भी इंटरनेशनली मुल्कों के साथ ताल्लुकात क्या होने चाहिए, पॉलिसी क्या होनी चाहिए, इस पर भी बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई। कुछ सियासी जो सूरत हाल है मुल्क के अंदर उस पर भी बात करना ज़ाहिर है ज़रूरी होता है। तो उम्मीद है कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।